देखिए जिंदगी में कैसे शुरुआत हो रही है एकदम इतना छोटा से, और धीरे 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 देखिए हम लोग बड़े होते जाते हैं, ठीक, और अपने निश्चितता को प्राप्त कर लेते हैं, अपने ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ठीक उसके बाद हम जैसे शुरुआत करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे इसके बाद में इसका आकार क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे छोटा होते हुए चला जा रहा है, ठीक। और एक समय ऐसा आएगा कि आप जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं जाकर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे पहला सीख हमको मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन मेरा भी क्या होगा, अंत होगा। पहला सीख मिला इससे कि एक दिन मेरा भी क्या होगा, अंत होगा। जैसे आप देखिए इस पत्ता के माध्यम से हम लोग देखे कि एक समय ऐसा आया कि ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा सीख मिलता है कि ठीक हमें अपने वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं है, और वक्त बदलता ही है। आप देख सकते हैं वक्त बदला है, वक्त बदला है, ठीक। और बदलते वक्त के साथ आपको भी, हमें भी, सबको बदल जाना चाहिए, ठीक। और एक और चीज़ सीख मिलती है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, एक दिन हमें इस दुनिया से चला जाना है। तो जितना दिन भी रहे कोशिश करे कि खूब कस के रो ले ना, जितना दिन भी रहे कोशिश करे कि हंस ले, क्या कर ले, तो जरा मुस्कुराइए जनाब, कि नहीं, अभी जिंदगी बाकी है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। चलो वैदिक सभ्यता, हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वैदिक सभ्यता। आप सिंधु सभ्यता का नाम सुने हैं? कोई विद्यार्थी हमको खड़ा होकर बताएगा कि सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा ये भी बता दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें हड़प्पा एक नगर की खुदाई हुई थी, उसकी खुदाई किसने करवाया था? इंटर वाले बताइए। दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब किया ये भी बता दीजिए, बोलिए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज कब किया? तो आपको जानकारी के लिए कहा जाता है वीडियो वॉच कीजिए, बताया जाता है तो आप देखेंगे नहीं, आप देखेंगे रील्स, ओनली फॉर रील्स। तो आप याद कर लेंगे 1921। कब? 1921, यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? खोज हुआ। अब देखिए अभी हम आपसे सवाल पूछ दिए कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कोई विद्यार्थी खड़ा होकर बता दे हमको कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या तर्क है, क्या रीजन है? तो दुनिया को इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो आप चलिए, कोई बात नहीं, अभी हमारे साथ है तो हम है ना इसका समाधान, ठीक। बुखार लगे तो डॉक्टर के पास चलिए, ज्ञान कम हो तो मास्टर के पास चलिए, क्या? तो आप जान जाइए, हम बता रहे हैं हड़प्पा नगर था। हड़प्पा क्या था? जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो रहा था, यानी खुदाई हुआ, ठीक। सिंधु सभ्यता का क्या हुआ? खुदाई हुआ। तो जानते हैं ये पूरे सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ। किसका हुआ? हड़प्पा नगर का ही क्या हुआ? खोज हुआ। इसलिए हड़प्पा नगर सर्वप्रथम खोजे जाने के कारण पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। बाद में धीरे धीरे मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक। रखालदास बनर्जी के द्वारा लोथल की खोज हुई, चनहोदरो की खोज हुई, राखीगढ़ी की खोज हुई, कालीबंगा की खोज हुई। धीरे धीरे बहुत सारे नगरों की क्या हुई? खोज हुई। लेकिन पूरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक। तो आइए, अब लगा होगा इसका महत्व, तो चलिए अब जुड़ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता था, ठीक। आज हम लोग वैदिक सभ्यता
सिंधु सभ्यता के बाद में आती है वैदिक सभ्यता। सबसे पहला सवाल देखिए, अगर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? लेकिन सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो पहला डिफरेंस, सिंधु सभ्यता नगरीय, जबकि वैदिक सभ्यता, बिना बोले वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे। सिंधु सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों के द्वारा बताया जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता का निर्माण ठीक आर्यों द्वारा। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं अब इससे जुड़ा हुआ चीज। सबसे पहला सवाल है कि वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? वैदिक जो गणित है उसका मुख्य अंग क्या है, उसका मुख्य स्रोत पूछ दिया जाए, ठीक, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शुल्व सूत्र। कौन चीज? शुल्व सूत्र। तो आप जो मैथ के फार्मूला आप लोग देखते हैं ना, तो उस फार्मूला से जुड़ी हुई जो जानकारी है, अगर आपको वेद का अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? जवाब नहीं आ रहा है? भूख लागल है तो खा लीजिए। अच्छा मंगवा रहे, नंबर दे दीजिएगा, मंगवा देते हैं। तो अब कह रहा है ऋग वेद में कौन सी संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? संपत्ति का प्रमुख रूप बताना है। तो संपत्ति का जो प्रमुख रूप था उसे गोधन कहा गया है। क्या कहा गया है? गोधन। ठीक। अब पहले स्कूल में ना पढ़ता था लेकिन तो उसका मास्टर साहब पीट पीट के कूट देता था गोधन। ठीक, गोधना नहीं सुनते गाँव में, गोधन कूट देता था कि मार के आज तो गोधन कूट दे हम। चलिए आर्य शब्द का आ गया कि आर्य शब्द का शाब्दिक अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता श्रेष्ठ या कुली। क्या होता है? तो अक्सर ये एग्जामों में पूछा हुआ है। आप वैसे प्रश्न को देख रहे हैं कि जो एग्जामों में पूछा गया है और पूछे जाने की क्या है संभावना है। तो काफी VVI इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं आप। इंटर वाले विद्यार्थी के लिए काफी इम्पोर्टेंट, और जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। कौन? मनु महाराज। मनु स्मृति का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक। तो उस मनु स्मृति के रचनाकार कौन है? तो मनु। कौन? मनु। उस मनु के विधान के अनुसार आज भी नारी घरे में रहती। हर कहिए कि अंबेडकर साहब आए और भारत का संविधान लिख दिए। क्या किए? हाँ, तब जाके यहाँ के नारियों में उत्थान हुआ, नारियों की शिक्षा में उत्थान हुआ। आज नारी भारत के राष्ट्रपति भी बनी है। मालूम है ना आपको? कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो सब अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत है। किसकी बदौलत है? चलिए अब कह रहा है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? आर्यों द्वारा, जो अभी पहले हम बता चुके आपको कि वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है? आर्यों को। तो वही क्वेश्चन आप पूछ दिया कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई। क्वेश्चन को उठा के पटक दिया, तो अभी जवाब को उठा के क्या कीजिए? पटक दीजिए और इसका जवाब क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता। क्या हो जाएगा राजा? वैदिक सभ्यता। चलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपको पता होगा कि वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद की संख्या कितनी है? 4। और वेदांत की संख्या कितनी है? 6। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? संस्कार कितने होते हैं? 16। कितने? 16। हाँ, ये सब याद रखना चाहिए आपको। बढ़ते हम लोग आगे। कहा कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या कहलाई? बोलिए। अभी बोले है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी कि नगरीय थी?
हम सुन लें। वैदिक सभ्यता क्या थी? चलिए, तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या कहलाई? तो जवाब क्या हो जाएगा राजा? हाँ, ग्रामीण सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो था वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है? तो आप वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है वह कब से कब का समय रहा है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को, समय को हम लोग ऋग वैदिक काल के अंतर्गत क्या करते हैं? जानते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक? ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग ऑफलाइन वाले इसको नोट कर लीजिए। फिर से सब कुछ जुड़ जाएंगे। हम लोग अभी देखे थे कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या होगा? सामवेद। जब भी संगीत की बात आए तो स से संगीत और स से सामवेद, ठीक? स से संगीत और स से सामवेद, यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या होगा? सामवेद होगा। क्या होगा राजा? चलिए फिर से पूछ रहा है, तो देख लिए तुम लोग क्या? ये सब देखना लिए थे। अब बढ़ते हम लोग इस सवाल को नहीं देखे थे। उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाता है? अभी आप लोग पढ़े हैं कि वैदिक काल को हम लोग कितने भागों में बांट दिए? तो 2 भागों में। पहले भाग को क्या कहा गया? ऋग वैदिक काल। और फिर कहा गया दूसरे भाग को उत्तर वैदिक काल। तो जब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल ऋग वैदिक काल कहलाएगा, तो सर बताइए कि उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाएगा? तो 1000 से कब तक? 600 ईसा पूर्व के काल खंड को हम लोग उत्तर वैदिक काल निकल इशू आ गया था। हम लोग बढ़ते हैं फिर से। हम लोग देख चुके थे। हेलो, सब पे जुड़ जाएंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत गीता। और इसी गीता में हम बता रहे थे कि लिखा हुआ है कि हम क्या लेके आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, यानी खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन आप भारत के रहने वाले लोगों, अब याद कर लीजिए, अब आप लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, अब आधार कार्ड के नंबर लेके जाएंगे, ठीक? अब आधार कार्ड के नंबर लेके। चलिए सर बोलो आगे बढ़िए तो बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि प्राचीन वैदिक सभ्यता, हंसता हुआ चेहरा बड़ी अच्छा लगता है। प्राचीन वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में दिया गया है। तो बोलिए कहाँ दिया गया? प्राचीन वैदिक सभ्यता के संस्कृति के बारे में जो जानकारी है वो बोलिए कहाँ दिया गया है? तो जवाब क्या होगा? ऋग वेद। आपसे पूछ लिया जाए कि 4 गो वेद है, उस वेद में सबसे पुराना वेद कौन है? कौन? ऋग वेद। कौन वेद? अब करा कि वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? बोलिए किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? तो बड़ी प्यारा सा जवाब होगा राजा, प्रकृति। कौन सी? हाँ, प्रकृति के भलाई के लिए पहले उपासना की जाती थी। आज उपासना आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी के लिए हो रहा है। तो फलनवा हई हो जाई तो हम इतना प्रसादी चढ़ा, है ना हो रहा है राजा। आप पहले देख लीजिए कि वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए? तो प्रकृति के समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी। आज उसका रिजल्ट ना आई तो हम इतना प्रसादी चढ़ा, इसका हो रहा है, ठीक? बढ़ते हम लोग आगे। एक शब्द है, आप लोग पैसा पर देखते होंगे लिखा रहता है सत्यमेवा जयते। सत्यमेवा, इसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, ठीक, पराजित नहीं हो सकता। सत्य के रास्ते पर आप चलेंगे तो बहुत सारा मुश्किल आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हार हो जाएगी, ठीक।
इसीलिए सत्य पर चलने से पहले एकदम पूरा निर्भीक रहिए कि हमारी एक दिन जीत निश्चित होगी। तो बताइए कि जो शब्द है सत्यमेव जयते वह किस उपनिषद से लिया गया है? बोलिए। तो जवाब क्या जाएगा? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। चलिए सवाल है कि किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बोलिए। तो तंबाकू। बड़ी जमाना बढ़िया था, लोग उस समय के तंबाकू के बारे में लोग नहीं जानता था। आज तो तंबाकू कारण हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो गया। तो आप लोग देखते हो ना, टीवी फिल्म देखते होंगे तो लिखता है कि धूम्रपान क्या है? निषेध है। तंबाकू का सेवन ना करे, इससे कैंसर होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका? तंबाकू का उन्हें ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं था। बढ़ते उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण विरोधी कौन से? हाँ, धार्मिक शिक्षा को क्या कहते थे? देखिए उस काल में भी ब्राह्मण के विरोधी लोग थे। अब बताइए कि वे लोग क्या कहलाते थे? वे जो शिक्षक थे जो ब्राह्मण के विरोध करते थे, ब्राह्मण के बनाए हुए जो हथकंडा था उसके विधियों का विरोध करते थे, तो वे शिक्षक क्या कहलाते थे? श्रामण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? श्रामण। ठीक। चलिए बढ़ते थे हम लोग आगे। करा कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? आप लोग पढ़े होंगे मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक। जो कि बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो एशिया। कहाँ है राजा? कौन एशिया? मध्य एशिया। कौन एशिया? मध्य एशिया। ठीक। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे जाते हैं। अब हम लोग अंत में आ चुके हैं। हम लोग देखे थे कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ का माना है? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? आर्य लोग मध्य एशिया में। कहाँ के रहने वाले थे? और मध्य एशिया से भारत आए और भारत के लोगों पर इतना हावी हुए कि आप समझिए कि पूरा आर्य आर्य आर्य। चलिए बढ़ते हम लोग। ऋग वेद के किस मंडल में शूद्र का, सुन लीजिए, वो पंडित जी से हमको झगड़ा हुआ था इसी पर। वो पंडित जी कह रहे थे कि बात कहीं है ही नहीं है। ठीक। तो हम तो बोले कि पंडित जी आप कहाँ का इतिहास पढ़े हैं? हम भी तो इतिहास से पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऋग वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो देखिए कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। कौन सी? हाँ, ऋग वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा है। कितने वर्णों की चर्चा है? 4 वर्ण, जिसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए हैं। उसमें बताया गया है कि जो क्षत्रिय है, ठीक, वह ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा लिए हैं। उसमें बताया गया है जो वैश्य है वह ब्रह्मा के जांघ से पैदा लिए हुए हैं। और उसमें बताया गया है कि जो शूद्र है वह ब्रह्मा के कहाँ? चरणों से पैदा लिया हुआ है। ठीक। आप समझिए कि जिस समय हम पढ़ते थे उस समय गुरुजी हमारे कहते थे कि बउआ अगर कुछ सवाल होवल ना है तो पूछ लिहल करिए। ठीक। अब हम पूछ दिए कि गुरुजी ये ब्रह्मा के मुख से कैसे ब्राह्मण पैदा लिया था? आज से गुरुजी हमसे नाराज है। ठीक। आज तक नाराज है। आप लोग बताइएगा ये कैसे पैदा ले लिया? चलिए छोड़िए ये सब पर बात। ये सब हुआ। देखिए इससे संसार का कोई भी पुस्तक ईश्वर ने नहीं लिखा है। इस संसार का कोई भी पुस्तक ईश्वर ने नहीं लिखा है। जो भी पुस्तक लिखा है वो किसी मानव के द्वारा लिखा हुआ है और किताब में ये सारी बातें लिख दी गई और लोग उसको क्या कर रहा है? मान रहा है। ठीक। तो इसमें कोई सत्यता नहीं है। ठीक। यह एक काल्पनिक चीजें है, ये सब, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बढ़ते हम लोग आगे। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि ग्रामीण सभ्यता थी तो गांव में लोग क्या करता है? कृषि और कौन सी? पशुपालन। कौन सी? पशुपालन। तो इस तरह से हम लोग वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन। ये हमारा पहला पार्ट है।
इसका हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। ठीक, तब तक हम रहने देते हैं, इतना ही। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और जो अभी तक चैनल पर अगर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो ठीक है, बाय।